हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो अपन देखेंगे कि आरपीएससी ने 2022 के अंदर टोटल जो एग्जामिनेशन करवाए हैं उस एग्जामिनेशन के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के मॉडल पेपर में हमने लिए हैं। आज के मॉडल पेपर में लिए हैं कि 2022 के अंदर 2022 की बात करते हैं। 2022 के अंदर आरपीएससी ने प्लस में 2023 के अंदर आरपीएससी ने जो भी मॉडल मतलब क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, जो भी एग्जाम करवाए हैं, वहां से अपन मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट या तो बात देखिए आरपीएससी क्या करती है कि 80% तक लगभग सेम हो जाता है क्वेश्चन। जो 20% क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं, तो वो जो नए बनाए जाते हैं वो किसी और एग्जाम के लिए रिपीट हो सकते हैं, तो वो चीजें भी अपन देखेंगे। दूसरी बात, जो पीछे से अच्छे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आरपीएससी पूछ रही है वहां से, क्योंकि अभी सिस्टम वही है, फिर पूरा जो आपका डिपार्टमेंट है वो सेम आदमी काम कर रहे हैं, तो लगभग क्वेश्चन जो है उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वहीं से उठता है। ठीक है, ध्यान रखना। जीके एंड जीएस का पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर है ये अपना। ठीक है, तो ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि अगर आपने ये मन में ये ठान लिया कि आप कर सकते हो, मन में यदि ठान लिया कि आप कर सकते हो, तो आपकी इसी के अंदर क्या हो जाती है, आपकी आधी जीत जो है वो कंफर्म हो जाती है कि आपने मन में ये ठान लिया कि हाँ मुझे आरओ ईओ बनना है, आरएस बनना है या कोई अदर सर्विस में जाना है। तो वो वहीं के ऊपर क्या हो गया, आप आधे तो जीत आपकी कहां होगी, जहां पे आपने सर उठा लिया, हौसला स्टार्ट कर दिया, वहीं पे आधी जीत आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अपना ये चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं इसके अंदर जो आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जो बार बार एग्जाम के अंदर अपने को परेशान करते हैं और कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी तरीके से देखना है। राजस्थान के किन दो शहरों में सेकंड ग्रेड में आया था खिलाड़ियों, ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है, में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल अकादमी बनेगी। तो राजस्थान के अंदर दिव्यांग खिलाड़ियों की खेल अकादमी जो बनेगी वो 2 जिलों के अंदर बनेगी, एक तो जयपुर के अंदर बनेगी और दूसरी जोधपुर के अंदर बनेगी, जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर के अंदर। आईआईटी जोधपुर के अंदर आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका हब बनेगा। ठीक है, जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर एक तो पिंक ट्रैक बनेगा, सिंथेटिक ट्रैक होगा। ये कौन सा होगा, सिंथेटिक, पिंक का सिंथेटिक ट्रैक होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कहां बनेगा, एसएमएस में बनेगा, ये तो देश का पहला बनेगा। और दूसरी बात, एसएमएस के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता लेवल का एक जलाशय बनेगा, क्या बनेगा, वाटर पार्क बनेगा। जोधपुर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसका हब बनेगा, और वो हब कहां बनेगा, आईआईटी जोधपुर के अंदर, आईआईटी जोधपुर के अंदर वो हब बनेगा। अब देखते हैं इसमें जयपुर और जोधपुर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर अजमेर भीलवाड़ा नहीं है, बीकानेर अजमेर नहीं है। बीकानेर के अंदर इस बजट में बोला है कि साइकिल ट्रैक बनेगा, साइकिल का जो ट्रैक है वो साइकिल ट्रैक बनेगा, साइकिल जो है उसका ट्रैक बीकानेर में बनेगा। कोटा उदयपुर, कोटा के अंदर प्लेटोरियम बनेगा, क्या बनेगा, प्लेटोरियम, प्लेटोरियम जिसको तारामंडल बोला जाता है, प्लेटोरियम बनेगा। या दूसरा इसका क्या बोला जाता है, उदयपुर प्लेटोरियम। दूसरी यहां पे क्या बनेगी, आपकी खान यूनिवर्सिटी बनेगी, क्या बनेगी, खान यूनिवर्सिटी की बात यहां पे की गई है। तो अपना करेक्ट आंसर जो है जयपुर और जोधपुर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। ग्रामीण की बात करते हैं तो 6 गेम है, ग्रामीण की बात करते हैं तो 6 खेल हैं, 6 खेल हैं। 6 खेलों के अंदर 4 तो युगल हैं, युगल का मतलब लड़का लड़की साथ में खेल सकते हैं। 2 खेल जो है मतलब लड़के के लिए भी खेल है, वो लड़की के लिए भी है। 2 खेल जो है वो एकल है, एकल के अंदर है कि उसके अंदर केवल लड़के खेल सकते हैं, केवल लड़के खेल सकते हैं। शहरी की बात करते हैं, शहरी की बात करते हैं तो शहरी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर 7वां खेल और लिया गया है, 7वां खेल फुटबॉल लिया गया है। तो देखिए निम्न में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। खो खो है, लड़कियां खेलेंगी खो खो, हॉकी लड़के और लड़कियां दोनों खेलेंगे, वॉलीबॉल लड़के और लड़कियां दोनों खेलेंगे। तो आपका फुटबॉल जो है वो ग्रामीण खेलों में नहीं है, लेकिन शहरी खेलों के अंदर फुटबॉल को ऐड किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पहला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्वनिधि के सहकारी संघ से समझौता हुआ। राज्य के अंदर पहला सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं, किसका, महिला का, है ना। तो वो किस राज्य की निधि के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, कॉन्टेक्ट किया है या अग्रीमेंट किया है, तो वो तेलंगाना के साथ किया है। किसके साथ किया है, तेलंगाना के साथ किया है। ठीक है, गुजरात है, गुजरात के अंदर क्या बन रहा है, पहला विज्ञान केंद्र बन रहा है, देश का पहला करक रेखा विज्ञान केंद्र, करक रेखा विज्ञान केंद्र जो है, विज्ञान केंद्र जो है वो गुजरात में बन रहा है। और गुजरात का जिला पूछ लिया जाए आपसे तो साबरकाठा में बन रहा है। कहां पे बन रहा है, साबरकाठा में, साबरकाठा के अंदर बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं,
आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो मिलेट्स का अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की बात करते हैं, शुरू कब हुई थी, शुरू की बात करते हैं तो ये शुरू हुई थी अपनी 9वें महीने की 9 तारीख 2022 में, मतलब 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इसके अंदर क्या बोला गया था कि शहरी जो क्षेत्र है ना, शहरी जो क्षेत्र है उनको क्या दिया जाएगा, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और उच्च कुशल के आधार पर मजदूरी दी जाएगी और शहरी क्षेत्र के अंदर ये चालू की जाएगी। रोजगार गारंटी शहरी लोगों को दिया जाएगा। 100 दिन का शुरू किया गया था, इसमें शुरू 100 दिन का किया गया था, 800 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाए गए थे। लेकिन अब जाके बात बदल दी, इन्होंने कहा कि 25 दिन का हम अतिरिक्त देंगे, अतिरिक्त देंगे, 25 दिन का हम अतिरिक्त देंगे, प्लस में 800 करोड़ से काम नहीं चलाएगा, हम चलाएंगे 1100 करोड़ से। कितने से चलाएंगे, 1100 करोड़ से। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे टपक सकता है। ठीक है, शुरू कब हुई थी, 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इसके अंदर कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो 800 करोड़ का पहले वाले बजट में था 2022-23 के अंदर। इस बार 23-24 की बात करते हैं तो उसके अंदर 1100 करोड़ का दिया गया है। कितनी करोड़ का दिया गया है, 1100 करोड़। आपका 2 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू हुई थी। ये बार बार 3 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जुलाई में आई थी, कब आई थी, जुलाई की बात है और 2021 की बात है कि राजस्थान में नई नीति लागू थी, पारिस्थितिकी पर्यटन नीति जो है कब लागू हुई थी, तो जुलाई 2021 के अंदर ये लागू हुई थी। ये एग्जाम 3 में आ चुका है, तो हो सकता है आपके भी टपका दिया जाए। कभी कभी राजस्थान का सिलेबस देख के देश लेवल के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पुलिकट झील की बात करते हैं। पुलिकट झील वैसे तो आंध्रा के अंदर आती है ना, आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश में लगभग इसका 90% हिस्सा आता है, बाकी जाके ये तमिलनाडु में आ जाती है। इसमें आ जाती है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आ जाती है। तमिलनाडु के अंदर लगभग 10% हिस्सा है। यहाँ पे आंध्रा का नाम नहीं दिया गया। ओडिशा, कर्नाटक और केरल की बात करते हैं। ओडिशा की बात करते हैं तो यहाँ पे चिल्का झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील है, जो भारतीय नेवी के जवान होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी इसी को बोला जाता है, चिल्का झील को चिल्का झील है। ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी खूब है। केरल की बात करते हैं तो केरल की एक बेम्बानद जो है, बेम्बानंद जो झील है, उसके ऊपर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, JLN जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो होती है वो बेम्बानंद झील पे होती है, ध्यान रखना है ना। तो ये आपका कहां पे आ जाएगी, तमिलनाडु के अंदर। पुलिकट जो झील है तमिलनाडु में आ जाएगी। आगे बात करते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। 2021 निकालता कौन है, देहरादून निकालता है। कौन निकालता है, देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है। 2021 में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य, यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं। यदि सीधा पूछ लिया है सर्वाधिक वन की बात करते हैं, वन, तो सर्वाधिक वन जो है वो MP के अंदर है। दूसरे नंबर पे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर आएंगे, MP के अंदर पहले नंबर पे आते हैं। और यदि प्रतिशत वन पूछ लिया जाए, प्रतिशत वन पूछ लिया जाए तो मिजोरम के अंदर है। कहां पे है, मिजोरम के अंदर है। मिजोरम में कितने हैं, 84 पॉइंट, लगभग 50% जो है उस भूमि के ऊपर वन खड़े हुए हैं। जबकि राजस्थान की बात करते हैं तो 9.54%, 9.60% अभी लेटेस्ट डाटा में 9.60 पे, यहाँ पे 84.50 पे है। ठीक है, तो मिजोरम फर्स्ट पे आ जाएगा। हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। इन सभी के अंदर पेड़ जो हैं अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा कश्मीरी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे लाइकेन और काई मिलती है तो वन कम हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर लद्दाख जो है वो शुष्क रेगिस्तान आ जाता है। शुष्क रेगिस्तान भारत का लद्दाख है। रेगिस्तान किसको बोलते हैं, वह क्षेत्र जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती हो। तो आपका मिजोरम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के अंदर पूछा जाए, ये क्वेश्चन RPSC ने 2 बार पूछा गया है, हो सकता है आपके आ सकता है। नाथुला दर्रा की बात करते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रे की बात करते हैं तो देखिए, दर्रा जो है वो क्या होते हैं, 2 पहाड़ियों के बीच में तंग रास्ता होता है, जाने का आने का रास्ता होता है, उसको दर्रा बोला जाता है। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का याद करने का है कि उत्तराखंड के थाने में ली है ना। तो उत्तराखंड के कौन से हो गए, एक तो हो गया थानला, एक मतिला और एक हो गया लिपुलेख। कौन सा हो गया, लिपुलेख। ये 3 दर्रे जो हैं ये बार बार पूछे जाते हैं कि कहां पे हैं, उत्तराखंड के अंदर है। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय के अंदर एक्चुअली ये जो आपका जीरो लाइन जो है, जीरो लाइन किसके बीच में, भारत और शून्य लाइन जो है, शून्य लाइन जिसको बोलते हैं, तो ये किसके बीच में, भारत और
बांग्लादेश के बीच में है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये भी यहीं पे आ जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपके बहुत से दर्रे हैं, ठीक है। तो आपका जो नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा जो है वो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम होगा। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम के अंदर है। और ये बात आती है 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसको बंद कर दिया गया था। आगे जाके 2006 के अंदर इसको खोला गया था। कब खोला गया था? 2006 के अंदर खोला गया था। तो इसके ये जो सारे के सारे करेक्ट ये जो है आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर जो है वो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम, मौसिनराम कह दो या फिर आपका चेरापूंजी कह दो, दोनों पास में ही है। ये चेरापूंजी दोनों पास में ही है। ये मेघालय में है। कहां पे है? मेघालय में है, मेघालय में। तो देखिए मेघालय के पास में क्या होता है कि इधर से आपका हिमालय चला जाता है। हिमालय नामचा बरुआ से मुड़ के आपका किसमें, अराकानियोमा में चला जाता है ना। फिर यहाँ पे नागा, पटकाई, मिजो हिल्स हो जाती हैं। फिर गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया हो जाती है। तो यहाँ पे इन पहाड़ियों के बीच में घेर घुमेर करके जो बरसात होती है लगभग 1100 सेंटीमीटर, जिसको कह सकते हैं कि 1100 सेंटीमीटर दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात होती है, तो वो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय के अंदर पड़ता है, मेघालय के अंदर पड़ता है, ठीक है। आगे मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के अंदर एक लोकाटक, लोकाटक झील है, लोकाटक झील है। दूसरा संगाई हिरण है, सुंगाई, सुंगाई हिरण है, ठीक है, जो खत्म होती हुआ। तीसरा काबुलम जाओ नेशनल पार्क है। क्या है? काबुलम जाओ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क जिसको तैरता हुआ नेशनल पार्क दुनिया का बोला जाता है। त्रिपुरा और असम, असम के अंदर गेंडों के लिए आपको पता ही है काजीरंगा। आगे देखिए बोलाडिला लोहे की, बेलाडिला मतलब भैंस के पिछवाड़े जैसा, पीठ जैसी जो है वो लोहे के की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये जो बेलाडिला की खान है ये बार बार चर्चा में रहती है। जहां पे भी थोड़ा सा मामला हो जाता है किसका, नक्सलिज्म का बढ़ जाता है, तो भी इस एरिया में चले जाते हैं। और लोहा सबसे ज्यादा भी यहाँ पे मिलता है। तो ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा में है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े के अंदर आपकी बेलाडिला की खान है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित सभा के लिए कितनी सीटें थी? देखिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं, टोटल सीटें ली गई थी 389, 389 सीटें ली गई थी। उसमें हमने बोला कि भारत वालों को कितनी देंगे हम? भारत वालों को देंगे हम 299 सीटें। और पाकिस्तान को कितनी दे दी हमने? पाकिस्तान को दे दी हमने 90 सीटें। अब भारत के पास कितनी बची? 299 सीटें बची। इसमें 4 यूटी हुआ करते थे, 4 यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, संघ शासित प्रदेश थे, जिनको हम ए, बी, सी और डी से जानते हैं। ए से अजमेर, अजमेर था, एक मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को मिला के बोला गया। बी से बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान था। सी से ये आई, इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन। सी से कुर्ग था, आपका कुर्ग था। और डी से दिल्ली था। ये 4 उस टाइम पे यूटीज हुआ करते थे। अब बात होती है कि अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में कितनी सीटें गई थी? तो इन चारों यूटीज से एक एक सीटें गई थी। तो एक सीट गई थी। अजमेर से जाने वाले का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो मुकुट बिहारी भार्गव है। कौन है? मुकुट बिहारी, मुकुट बिहारी, बिहारी भार्गव। जो भार्गव जी गए हैं, मुकुट बिहारी भार्गव जी हैं, वो अपने अजमेर मेरवाड़ा से गए। राजस्थान से पूछ लिया जाए तो 11 सदस्य तो स्वतंत्र राजस्थान से गए थे, प्लस में 1 सदस्य अजमेर से गया था। कुल सदस्य यदि राजस्थान से पूछ लिया जाए तो 12 सदस्य संविधान सभा के अंदर गए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है। कितना डीप पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, 17 का अनुच्छेद क्या कहता है? छुआछूत का अंत कहता है। ये मानव के खिलाफ भी है और मानव का सरकार के खिलाफ भी है। यदि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ छुआछूत कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता करेगा तो फिर आपका वहां पे भी काम आएगा। यदि सरकार आपके साथ कर रही है तो भी काम में आएगा। राज्य के खिलाफ भी है, जनता के खिलाफ भी है। के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है?
तो अनुच्छेद 35 के अनुच्छेद 35 के अंदर विधि बनाने की बात कहती है। विधि किस बात की विधि बनाने की? जो मूल अधिकार जो हैं इस भाग के अंदर दिए गए हैं उनके ऊपर विधि बनाएगी। मूल अधिकारों पर विधि, अधिकारों पर विधि की बात की गई है। और वो विधि जो है वो कौन बनाएगी? संसद ही बनाएगी। राज्य की विधानसभा वो विधि नहीं बना सकती। ठीक है, अनुच्छेद 33 की बात करते हैं, 34 की और 35 के फर्स्ट की बात करते हैं, 35 के फर्स्ट की बात करते हैं। तो आपकी जो विधि बनाने की जो शक्ति होती है वो आपकी 35 क के अंदर आ जाएगी। किस में आ जाएगी? आपकी अनुच्छेद 35 क के अंदर संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। कोई भी नियम है उसके ऊपर विधि जो बनती है, कोई भी नियम बनता है तो वो संसद अनुच्छेद 35 क के अकॉर्डिंग बनाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? नियम समिति की महचंद खन्ना, गोपीनाथ बारदोली, दीवान चमनालाल और एक ही आधार। तो महचंद खन्ना जो हैं वो क्या नहीं थे? नियम समिति के सदस्य नहीं थे। आगे है भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? 1961 की बात की गई है। और कौन सा मामला प्रस्तुत किया जा सकता है? क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का मामला यदि हो तो वो अनुच्छेद 72 में आता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां? अनुच्छेद 72 में आती हैं। और 161 की बात करें तो राज्यपाल के आएंगे। 161 में किसके आएंगे? राज्यपाल के आएंगे। यदि यहाँ पे 161 में राज्यपाल के। आगे भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं तो आर्टिकल 76 के अंदर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, प्रत्याग और पद से हटाना सभी चीजें आ जाती हैं। भारत के सीजीआई की नियुक्ति की बात करते हैं तो 124 के अंदर क्या आ जाएगी? 124 और नियुक्ति की बात करेंगे तो /4 के अंदर क्या आ जाएगा कि भारत के पद व पदत्याग से हटाना, सीजीआई की नियुक्ति, पदत्याग और पद से हटाने की बात आ जाती है। और अंतर्राज्य परिषदों की बात करते हैं तो अंतर्राज्य परिषद आर्टिकल 263 के अंदर आपकी अंतर्राज्य, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेरे मुंह जुबानी ध्यान है ना, मुझे याद है। तो क्षमा और ये लिया गया था, फर्स्ट लिया गया था भारत के महान्यायवादी, ये तो संविधान में था, बाद में तो लेने की कोई बात ही नहीं हुई थी। भारत के सीजीआई की नियुक्ति, पद से हटाना, इसको जोड़ा गया था। अंतर्राज्य परिषद ये ऑलरेडी संविधान में था तो ये चीजें नहीं ली गई। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 और 3 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे पॉलिटिकल के क्वेश्चन लिए गए हैं। जो नए क्वेश्चन है बार बार रिपीट होने वाले नहीं है, इस बार नए आरपीएससी ने बना के डाले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ड में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में, मौलिक कर्तव्य भाग क में है, आपको पता ही है। तो अनुच्छेद शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना, क्योंकि शब्दों का क्रम जो है आर्टिकल 16, 15, 16 इसके अंदर शब्दों के क्रम आते हैं। आर्टिकल 29 के अंदर शब्दों के क्रम आते हैं। प्रस्तावना के अंदर आपके शब्दों के क्रम आते हैं। तो ये 3 चीजें जो है शब्दों के क्रम अब भूलना नहीं है ना। भाषा, प्रदेश, वर्ग और धर्म की बात सबसे पहले देखिए किसकी बात करते हैं हम लोग? धर्म, भाषा और प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले धर्म की बात करेंगे, उसके बाद किसकी? भाषा की बात करेंगे, उसके बाद प्रदेश और वर्ग जो होगा वो चौथे नंबर पे आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग जो है, इन चीजों का शब्दों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं है? कौन सी शब्दावली इसके अंदर उल्लेखित नहीं है? अनुच्छेद 41 जो है वो क्या कहते हैं? असहायक को सहायता देने के लिए बोला जाता है। देखिए आपके मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार जो है, मतलब सरकार अपने को कुछ देती है, नीति निर्देशक तत्व सरकार अपने को कुछ देती है, अपने भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, फिर कर्तव्य, मूल कर्तव्य आ जाते हैं, वो अपने कर्तव्य बनते हैं, जबकि ये सरकार के कर्तव्य हैं, डीपीएसपी, है ना। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में क्या बोला गया है? कौन सी शब्दावली का उल्लेख नहीं है? चिकित्सा सहायता, बुढ़ापा, बीमारी और बेकारी। देखिए बुढ़ापा, बीमारी और बेकारी जो है ऐसे लोगों को सहायता देना, ये तीनों चीजें आएंगी। चिकित्सा सहायता का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं किया गया है। या चिकित्सा सहायता का राइट टू हेल्थ की बात की गई है, जो अभी 2023 के अंदर राजस्थान की विधानसभा ने इस बिल को पेश किया और पहली विधानसभा देश के अंदर बन गई। तो आपकी चिकित्सा सहायता करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं आएगा इसमें। आगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि आर्टिकल 74 क्या बोलता है? अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सलाह और कार्य संचालन के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद की बात कर रहा है कि एक मंत्री परिषद कब होगा? अनुच्छेद 74 में होगा
अनुच्छेद 75 के अंदर क्या कर रहा है, मंत्रियों के बारे में बता रहा है कि मंत्रियों जो होंगे, मंत्री परिषद जो मिलकर बनेगा वो मंत्रियों का बनेगा, ठीक है। उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में क्या कह रहा है कि उसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। आपको पता है कि समकक्षों में प्रथम जो होता है, समकक्षों में प्रथम जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री और मुख्य का राज्य का सीएम होता है। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो यहाँ पे सीएम के कर्तव्य आ जाते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य आ जाते हैं, ठीक है, कर्तव्य आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, 74 हो गया, 75 हो गया, छिहत्तर के अंदर महान्यायवादी हो गया, महान्यायवादी हो गया, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 76, 78, 77 ये भी गलत हो जाएगा, 77 भी आपका नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, 75 मतलब आपके 75 में मंत्री होंगे और 78 के अंदर क्या होगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में यहाँ पे प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखिए कि चोकला नस्ल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोकला किसकी नस्ल है, चोकला नस्ल है बकरी की, गोवंश की, ऊंट की और भेड़ की। देखिए इसके मैंने फॉर्मूले बताए रखे हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। बकरी की क्या है, अजब सी मार सेलो पे, अजब सी मार सेलो पर, सेलो पर, है ना। तो अजब सी मार सेलो पर आपकी अलवरी से लेके, है ना, और सेलो पर पूरी की पूरी आपकी बकरी की नस्ल हो जाएंगी। दूसरी गोवंश की बात करते हैं तो गोवंश का फॉर्मूला है मेव हरी का सारा माल गिरना था, मेवाती से लेके मेव हरी का सारा माल गिरना था, सारा माल गिरना था, गिरना था। तो ये नागपुरी तक हो जाएगा आपका मेवाती से लेके। ऊंट की जिले के वाइज से ऊंट की नस्लें हैं और भेड़ की जो नस्ल है वो है मामा, बाग में, सोना है, चोखा पूजे, चोखा पूजे, पूजे, ठीक है। जैसलमेरी तक, पोंगल जैसलमेरी तक हो जाएगा। मामा, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, बागड़ी, सोनाड़ी, नागौरी, चोखला और आपके खैराड़ी और पुंजे, पुंगल और जैसे जैसलमेरी जो है आपकी सभी की सभी नस्ल इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चोखला जो है वो भेड़ की नस्ल है, किसकी है, भेड़ की नस्ल है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ लो, जन घनत्व वाला पूछ लो। जन घनत्व किसका है, 17, जैसलमेर का है। और ये देश के किसके बराबर है, अरुणाचल प्रदेश के बराबर है। अरुणाचल प्रदेश का भी देश में सबसे कम है, 17 है, ठीक है। तो देखिए कौन सा जिला है जो न्यूनतम जनसंख्या वाला, राजस्थान का जिला है करौली, राजसमंद, जैसलमेर। जैसलमेर जो है उसका जो है वो 4 जिले जो है जिनका जनघनत्व 100 से कम है, 100 से कम है, ऐसे 4 जिले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपका जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर और जोधपुर 4 जिले हो गए। कौन से हो गए, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर सेकंड नंबर पे आता है, बीकानेर हो गया और जोधपुर हो गया, जोधपुर। इन 4 जिलों का क्या है, 100 से कम जनघनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या यदि पूछ लिया जाए राजस्थान में, जैसलमेर में है। यदि अधिक की बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पे आपकी जयपुर में आएगी, दूसरे नंबर की जोधपुर में आएगी, जोधपुर में आएगी, तीसरे नंबर की कोटा में आएगी। इन तीनों जिलों के अंदर आपकी 10-10 लाख से ऊपर जनसंख्या है, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या की। राजस्थान के 3 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। यदि 30 शहर पूछ लिया जाए तो 1 लाख की जनसंख्या से ऊपर कितने हैं, 1 लाख से ऊपर कितने हैं, तो वो 30 शहर हैं। ध्यान रखना, 30 शहर 1 लाख से ऊपर है ना। तो आपका जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, तो चौथ माता हमने देखा था, सेकंड ग्रेड में आया था कि ये कंजर जाति जो है उसकी क्या है, चौथ माता आराध्य देवी है। चौथ माता किसकी है, कंजर जाति की आराध्य देवी। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा आबू पर्वत पे है, महावीर जी करौली में, जैसलमेर में, उदयपुर में। तो जो आबू पर्वत की बात करते हैं सिरोही के अंदर, कहां पे है, सिरोही में है, सिरोही के अंदर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। आगे बात आती है कि राजस्थान में अरावली पर्वतों की निम्न चोटियों की उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम होता है और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता, और अवरोही का मतलब होता है घटता। अवरोही की बात जहां पे आ जाती है वहां पे आता है घटता क्रम, घटता क्रम। पहला देखते हैं तारागढ़। तारागढ़ कितना है, 870 मीटर ऊंचा है। तारागढ़ कहां की चोटी है, अपने अजमेर की चोटी है। ध्यान रखना, अजमेर की सबसे ऊंची चोटी नाग चोटी है, जिससे आपकी लूनी नदी निकलती है। अचलगढ़ की बात करते हैं, सिरोही की है।
कहाँ की है, सिरोही की है। 1431 मीटर ऊंचाई की बात करेंगे यहाँ पे। कमलनाथ की बात करेंगे, मैंने बताया था कि नाथ जो हैं सभी के सभी अलवर के अंदर हैं, एकमात्र कमलनाथ जो है इसके यहाँ पे 1001 का फूल चढ़ाएंगे। तो 1001 मीटर जो ऊंची है कमलनाथ जो है, एकमात्र नाथ है जो उदयपुर में है, उदयपुर में है। बाकी जो टोटल नाथ हैं, कोई भी नाथ आपका नाम आ जाए, है ना, तो वो उदयनाथ नाम यदि आपसे आ जाता है तो अलवर में करोगे। रघुनाथगढ़ की बात करते हैं तो 155 मीटर की है। यदि आप बात करोगे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, तो देखिए सबसे पहली आपकी कौन सी आ जाएगी, 870 मीटर ए आ जाएगा। उसके बाद तारागढ़ 1431 है, 1001 है, सी आ जाएगा। फिर उसके बाद रघुनाथगढ़ आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद आपका बी आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए सी डी बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान के 2 जिलों में गुजरती है। यदि देश की बात करें तो 8 राज्यों में निकलती है। कितने राज्यों में निकलती है, 8 राज्यों में निकलती है। यदि सबसे नजदीक का शहर पूछ लिया जाए तो रांची जो है, झारखंड की राजधानी रांची जो है, इसके ऊपर बसा हुआ शहर है। तो बांसवाड़ा, धौलपुर, उदयपुर, बारां, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में निकलती है। डूंगरपुर में यदि पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा विज्ञान केंद्र कहां बन रहा है देश का, है ना, कर्क रेखा जो विज्ञान केंद्र है, कर्क रेखा बोलते किसको है, 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा जो होती है नॉर्थ पोल की, उसको बोलते हैं। तो कर्क रेखा जो है विज्ञान केंद्र कहां बन रहा है, विज्ञान केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका सांबरकाठा में बन रहा है। सांबरकाठा में बन रहा है। सांबरकाठा कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात के अंदर सांबरकाठा जो है उसके अंदर बन रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे मेजा बांध की बात करते हैं। मजा तो कोई बांध में आता ही नहीं है, मेजा बांध है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पे, लूणी नदी पे, कोठारी नदी पे और बनास नदी पे। तो देखिए मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी के ऊपर है, कोठारी नदी के ऊपर है। और ये कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध यदि आपसे पूछ लिया जाए, जाखम बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। आगे है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा, जिसको बोला जाता है। माडा कब प्रारंभ किया गया था, माडा किया गया था 1978-79 के अंदर। और यह राजस्थान के 13 जिलों में चलता है। कितने जिलों में चलता है, 13 जिलों के अंदर माडा प्रोग्राम चलता है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम जो है वो 13 जिलों में राजस्थान में चलता है। आगे है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। देखिए हड़प्पा, हड़पोतर और प्राक हड़प्पा तीन स्टेप में खुदाई हुई थी। 3 स्टेप में खुदाई हुई थी, 3 स्तर में खुदाई हुई थी। तो वो किसकी हुई थी, कालीबंगा की हुई थी। कालीबंगा की हुई थी। कालीबंगा आपकी घग्गर नदी के किनारे पे बसती है। और जो कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा आपका क्या किस में आ जाएगा, कालीबंगा जो है वो किस में आ जाएगी, प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति। इसमें कच्चे मकान भी मिले थे, घर घर की साइड में एक कुआं मिला था, नालियां मिली थी। फिर जुते हुए खेत का निशान की बात करते हैं, जुते हुए खेत का निशान वो इंपॉर्टेंट रहता है। जुते हुए खेत यहाँ पे मिले थे, ठीक है। आगे देखिए कि उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख कहां मिले थे। संख लिपि में लिखे हुए लेख उत्तर गुप्तकालीन के कहां मिले थे, बैराठ, आहड़, उज्जैना और गिलुंड की बात करते हैं तो कहां पे मिले थे, बैराठ के अंदर, जयपुर के अंदर मिले थे। किसमें मिले थे, जयपुर के अंदर संख लिपि में लिखे हुए लेख मिले थे। आगे है कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। बाबर और महाराणा सांगा, खानवा के युद्ध की बात करते हैं 1517 के अंदर आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत की युद्ध करते हैं 1526 के अंदर लड़ा गया था। तराइन की युद्ध करते हैं 1192, 91 और 1192 के अंदर लड़ा गया था। और चंदेरी की युद्ध करते हैं तो ये मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, बाबर के बीच में। तराइन का युद्ध की बात करते हैं तो ये पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच, चौहान और गोरी के बीच में लड़ा गया था, गोरी के बीच में लड़ा गया था। आगे पानीपत की बात करते हैं तो ये इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर वर्सेज बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो 1517 का जो खानवा का युद्ध है, आजकल भरतपुर में पड़ता है। ये जगह पूछ लिया जाता है कहां पे पड़ता है, तो भरतपुर के अंदर खानवा पड़ता है, उस जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करते हैं तो 2007 के अंदर इसको शुरू किया गया था, 2007 में शुरू किया गया था। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी, तो देखिए मत्स्य संघ था, उसमें ABCD थी। कौन सी थी, A, B, C और D थी। ए से आपका अलवर हो गया,
बी से आपका भरतपुर हो गया, सी से आपका करौली हो गया और डी से आपका धौलपुर हो गया। धौलपुर हो गया। ये 4 रियासतें थी, प्लस में एक निमराना था। निमराना था, ठीक है, निमराना था। तो ये जो आपके क्या हुआ, इसके अंदर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है, पीएम, वो उस टाइम पे सीएम बनाया गया था। सीएम कौन था? शोभाराम कुमावत थे। शोभाराम कुमावत जो थे उनको सीएम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें 4 रियासतें थी। आगे है आबू की जैन मंदिर विमल वसई, विमल वसई एक जगह जुड़ा हुआ नाम है कि निर्माणकर्ता कौन है? तो तेजपाल सिंह विमल शाह कौन है? विमल शाह है। जबकि इन मंदिरों का सभी का निर्माण किसने करवाया था? धनक सेठ ने करवाया था। किसने करवाया था? धनक सेठ ने। और एक ये जो अलग से बिल्डिंग है विमल मसाई, इसका विमल शाह ने करवाया था। निम्न में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? तो कौन से युद्ध में? जोधपुर की बात होती है, कोठारिया का युद्ध, चेलावास का, नसीराबाद का और नीमच। तो देख, कोठारिया, नसीराबाद और नीमच तो वैसे ही छावनी टल जाती है। जोधपुर की बात करते हैं तो चेलावास जो है ये पाली के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? पाली के अंदर। चेलावास जो है ये पाली के अंदर पड़ता है। और ये बात है 18 सितंबर 1957 की बात है। 18 सितंबर 1857 के अंदर चेलावास का युद्ध हुआ था। उस चेलावास के युद्ध में एजेंट मैकमोसन जो था, ब्रिटिश एजेंट, उनको मार दिया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे है अजमेर नगर बसाया था। बात कब की है? गोविंदराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने बसाया था। कब बसाया था? 1112 ईस्वी की बात होती है। 1112 ईस्वी की बात होती है। 27 मार्च की बात करते हैं। आखा तीज की बात करते हैं। आखा तीज की बात करते हैं। तो आखा तीज को राज्य के 3 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले बसा था अजमेर, उसके बाद बसा था उदयपुर, और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो बीकानेर भी। बीकानेर जो है उसका भी स्थापना दिवस यही आता है, आखा तीज। तो ये 27 मार्च को बसा था। बात है 1112 की। अजय राज ने इसको बसाया था, अजमेर शहर को, ध्यान रखना। आगे देखिए, जयपुर का कौन सा शासक स्वयं संगीताचार्य था? संगीताचार्य अपने जो सभा थी उसमें गंधर्व बाईसी रखता था। क्या रखता था? गंधर्व बाईसी की बात होती है। गंधर्व बाईसी जो थी, 22 लोगों का गाने का एक समूह होता था, उसको गंधर्व बाईसी बोलते थे। वो कौन रखता था? संगीताचार्य। प्रताप सिंह की बात करते हैं तो सवाई प्रताप सिंह ने क्या करवाया था? 1799 में हवा महल बनवाया था। हवा महल जिसकी बात करते हैं तो हवा महल किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सवाई ईश्वरी सिंह ने बात होती है, माधो सिंह ने माधोपुर शहर बसाया था, और मान सिंह की बात होती है। तो प्रताप सिंह जो हैं उनके कौन रहते थे? गंधर्व बाईसा रहते थे। 22 लोगों का समूह रहता था। ठीक है, आगे गिद्दड़ नृत्य की बात होती है। ये तो अपने शेखावाटी का बिना पूछे तो रह नहीं सकते, क्योंकि शेखावाटी अपना स्थान स्पेशल रखती है। ढूंढाड़ की बात करते हैं, जयपुर क्षेत्र का है। बागड़ की बात करते हैं। देखिए, एक तो होता है बागड़ और एक होता है वागड़। वागड़ जो है ये डूंगरपुर प्रतापगढ़, डूंगरपुर प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। जबकि वागड़ क्षेत्र बोला जाएगा तो ये शेखावाटी का क्षेत्र होगा। यदि बै लगा दिया तो ये गलती से लग गया, बाकी वह है, ये वागड़ क्षेत्र हो गया। ढूंढाड़ जयपुर का, मेवाड़ साउथ का हो गया। तो शेखावाटी के अंदर पुरुष नृत्य होता है। कौन करते हैं? केवल पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। पुरुष नृत्य जो होता है, महिलाओं के संग भी मतलब मोटियार जो है वो बिरबनिया गब्बा पैर की गिद्दड़ नृत्य करते हैं। चंग बजाया जाता है। यदि बात होती है तो चंग बजाया जाता है। यहाँ पे चंग, धप न बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बात आती है कि कान्नड़देव प्रबंधन के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, पद्मनाभ, नरपति नालय और जयानक की बात करते हैं तो पद्मनाभ जो है वो क्या है? आपके कान्नड़देव प्रबंध के रचयिता हैं। आगे निम्न में से कौन से रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा की बात कर रहे हैं? सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है? हरि रामदास जी, संतोष दास जी और स्वामी रामचरण जी। तो हरिदास जी जो हैं वो आपके सिंहथल शाखा के संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? विवाह की रस्म कौन सी नहीं है? बिंदोली मोटार ने घोड़ी पर बैठा के करा आपा बगी बिंदोली काटा। आजकल तो बेचारा गणखराक टाबरा की निकल ही कोने, दिनमान ही उल्टा चल रहे हैं ना। समेला, समेला क्या होता है? जो आपा मेल करा जिमावा, बन समेलो बोल रहे। करण भेद ये संस्कार है। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है। विवाह कितने हैं? 8 विवाह। ध्यान रखना, 16 संस्कार हैं, 8 विवाह हैं। उस 16 संस्कारों के अंदर आपका 14 नंबर का जो संस्कार है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का आप देख लेना, विवाह संस्कार जो है वो 14 नंबर का आपका संस्कार है। ठीक है,
कंकण भेदन बच्चे का करवाया जाता है। कर्ण भेद जो है वो विवाह के ऊपर नहीं करवाया जाता। कंकण भेदन तो वो है कि अगर वो आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे लिख के रखे हैं ना, बोले वो टोकरी का मैंने दूध डाली का मैंने अंगूठी ढूंढने की जगह आज के ढूंढ रहे हैं परीक्षा सेंटर ढूंढ रहे हैं। तो वो जो आप कंकण भेदन क्या होता है, वो जुआ जो खिलाते हैं उसको कंकण भेदन बोलते हैं, बंधन बोलते हैं। ठीक है, कंकण बंधन कई बार जो हमारे शेखावाटी क्षेत्र में बोलते हैं, वो पैरों के आदमी कर मुटियार का डोरो बांधा करे बने भी कंकण बंधन हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव की बात होती है? तो सबसे ज्यादा मुगलों से अच्छे संबंध थे वो किसके थे? जयपुर या मेवाड़ इसके आमेर के थे। किसके थे? जयपुर या आमेर के थे। देखिए जयपुर के थे, बूंदी, मेवाड़, और मेवाड़ से तो वैसे ही 36 का था, मारवाड़ से भी 36 का था, बूंदी तो बहुत दूर पड़ जाती थी। तो जयपुर आप कॉमन से भी क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत मत किया करो। आगे है मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध। तो एक ही तो मेरे को भी ये याद रहता है, त्रिलोकचंद माथुर जो है वो करौली से हैं। करौली की कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी। करौली प्रजामंडल की, बीकानेर प्रजामंडल की भी 1938 में हुई थी, लेकिन हुई कहां पे थी? आपकी कलकत्ता के अंदर हुई थी। ठीक है, कलकत्ता के जयपुर में हुई थी, और मारवाड़ की मारवाड़ में हुई थी, ये कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ये भी 1938 की बात है, 1938 में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, राज्य के बाहर प्रजामंडल की स्थापना। आगे निम्न में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? पोमचा है, पोमचा। आगे बोलते हैं पीड़ा, कुछ बोलते हैं मुकेश, एक मुकेश भी होता है भाई। मुकेश किसको बोलते हैं? जो अपने शेखावाटी के अंदर चाड़का होते हैं ना, चाड़के, पीड़ा पोमचा जो होते हैं, उसके चारों तरफ जो डोरी लगाई जाती है उसको बिछड़ी, मुकेश, बिछड़ी भी बोलते हैं। बिछड़ी, बिछिया, है ना, बिछिया, मुकेश, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? कपड़ों के हैं, वस्त्र के हैं। पीड़ा जो होता है इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। और पोमचा जो होता है इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है, इसका कलर पीला होता है। तो ये टाबर जामे और नई बीननी आवाज न पैरा करें। तो ये वस्त्र है, मिठाई नहीं है, संस्कार नहीं है, आभूषण नहीं है, तो वस्त्र है। अगला देखिए, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए थे। तो राय सिंह कहां कहां शामिल नहीं हुए थे? देखिए बलूचिस्तान गए थे, कंधार, बंगाल और काबुल। तो वो बलूचिस्तान गए थे, कंधार नहीं गए, बंगाल और काबुल जो है वहां पे वो गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका जो है वो दायर नहीं की जा सकती? कोई भी आदेश जो है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ किस मामले के लिए किया गया है? पदावधि के दौरान गिरफ्तारी और कारावास नहीं होगा, दांडिक गिरफ्तारी नहीं होगी, दंड देने के लिए कार्रवाई नहीं होगी। अनुच्छेद 361, 361 के अंदर ए तो है ही नहीं, क्वेश्चन दिया गया 361 के फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है? 361 के फर्स्ट में बोला गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों यदि कोई कार्य पद पे रहते हुए कर लेते हैं, पद के ऊपर कार्य कर लेते हैं, तो ये किसी भी न्यायालय के अंदर पेश नहीं होंगे, किसी भी न्यायालय के अंदर पेश नहीं होंगे। किसमें कहा गया है? 261 फर्स्ट के पैरा में बोला गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि पद या हैसियत से कोई कार्य करते हैं तो वो किसी भी न्यायालय के अंदर पेश नहीं हो सकते। 2 के अंदर क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो दोनों हैं इनके खिलाफ कोई भी न्यायालय जो होगा वो गिरफ्तार वारंट नहीं निकाल सकता। कोई भी न्यायालय जो है वो गिरफ्तार वारंट नहीं निकाल सकता, वारंट नहीं निकाल सकता। किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, गिरफ्तार वारंट नहीं निकाल सकता। और आगे तीसरे नंबर का जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी को रोकते हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी या कारावास किसी भी न्यायालय के अंदर कोई भी आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो आपका जो आर्टिकल है वो 361(2) और 361(3), 361 ए तो है ही नहीं, 361। तो आपका जो 361(3) है वो सीधा सीधा कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं उनके खिलाफ कोई भी हाई कोर्ट जो है वो गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकालेगा। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि थार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया जाता है? देखिए 3 महोत्सव बार बार पूछे जाते हैं। थार, एक 2 मात्रा लाग रही है, बाड़मेर के भी 2 लागेगी, बाड़मेर के भी 2 लागेंगे। मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, राष्ट्रीय ऊंट बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ऊंटनी का दूध यदि राज्य के अंदर पहली बार कहां निकाला जा रहा है
तो वो अपना उसका जो संयंत्र लगाया जा रहा है वो आपके बीकानेर जोड़बीड़ में लगाया जा रहा है। तो जोधपुर, बीकानेर, है ना, आगे बाड़मेर और जैसलमेर। तो आपका कौन सा पूछा है? थार महोत्सव पूछा है, तो बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव होता है, अभी हुआ थोड़े दिन पहले। करवा चौथ मनाई जाती है भाई। करवा चौथ जो है वो अपना राजस्थान का कितना है सेक्स रेशियो? 928 है। 928 है तो 62 लोगों की तो करवा चौथ आती नहीं है। 1000 में 62 लोगों की तो करवा चौथ बेचारों की कदे ही नहीं मनाई जाती। इस क्वेश्चन से उसको कोई लेना देना नहीं है, कदे ही नहीं मनाई जाती। दूसरी बात है, आप आरओईओ या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी हर दिन करवा चौथ होगी। क्या होगी? हर दिन आपकी करवा चौथ होगी। ठीक है, ये बात वास्तविक और प्रैक्टिकल बात है। ये बातें लिखी हुई बातें हैं, ये बातें वास्तविक और प्रैक्टिकल हैं। आरओईओ या कोई भी अफसर या कोई भी सरकारी अधिकारी लग जाते हो, सरकारी कर्मचारी लग जाते हो, तो आपकी हर दिन क्या हो जाएगी? करवा चौथ होगी। और 62 लोगों की तो बेचारों की करवा चौथ कभी आती नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि 62 और 28 हो गए ना, 72 हो गए यार, 72 हो गए, 72 लोगों की नहीं आती है ना। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, देखो सबसे पहले याद करने का तरीका यही है, दिवाली कब है? कार्तिक माह है, कार्तिक में। तो कार्तिक महीना में आओ, तो कार्तिक, कार्तिक, श्रावण, भाद्रपद दोनों कट गए। कार्तिक में कृष्ण चतुर्थी होगी, शुक्ल, चांदने माह होगो। चांदने में तो मोटे दिखा कर चांदनी माह का है ना। तो आपका 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्तिक माह होगा, उसका शुक्ल चतुर्थी जो होगी उसको क्या मनाया जाता है? आपकी करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है, आगे राजस्थान मुख्यमंत्रियों में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति का सदस्य 1962 में रहे? तो 1962 के अंदर टीकाराम जी पॉलीवाल क्या रहते हैं? एमपी रहते हैं। मैंने राजस्थान के आरओईओ के लिए या फिर आरएएस के लिए आप स्पेशल देखोगे तो आईक्यू लेवल एकेडमी के अंदर पॉलिटिकल साइंस की आप जैसे लिस्ट निकाल के देखोगे, प्ले लिस्ट, तो उसमें मैंने मुख्यमंत्री अलग से करवा रखे हैं, प्लस में एक पोर्शन में करवा रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट और दूसरे पोर्शन में करा रखा है कि इन लोगों से महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या थी। तो टीकाराम पालीवाल एमपी थे और ये उस टाइम पे भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे थे। कौन रहे थे? भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के। बरकतुल्ला खां की बात करते हैं तो पहले और एकमात्र राजस्थान के अल्पसंख्यक सीएम रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करते हैं तो ये अनुसूचित जाति के पहले सीएम रहे हैं। हरदेव जोशी की बात करते हैं, ये 3 बार रह चुके हैं। ठीक है, आगे जाके राज्यपाल भी रहते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव जिन्होंने अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्री के साथ काम किया, एमएल खुराना, अरुण कुमार, मिठालाल मेहता और बीएल माथुर। बीएल माथुर जो है वो 4 सीएमओ के साथ काम किया था। कितने के साथ काम किया था? 4 सीएमओ के साथ काम किया था। राजभवन राजस्थान में इंफॉर्मेशन पोर्टल, इंफॉर्मेशन पोर्टल क्या होता है? सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल जिसको बोला जाता है, जन सूचना पोर्टल। कब आया था ये? 18 दिसंबर की बात है, 2019 की बात। 18 दिसंबर 2019 को आया था जन सूचना पोर्टल। कलराज मिश्र उस टाइम पे क्या थे? गवर्नर थे। राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र थे उस टाइम पे। कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं थे। तो आपके कलराज मिश्र जो थे वो जन सूचना पोर्टल के टाइम पे राज्यपाल थे। ठीक है, आगे है सुमेलित करना है। ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। निर्मल चंद जैन की बात करते हैं तो अशोक गहलोत के समय में थे। अंशुमान सिंह की बात करते हैं तो अशोक गहलोत चले गए थे उस टाइम पे और आगे जाके वो राज्य चली गई थी और गहलोत जो थे वो वापस आ गए थे, है ना। और डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में थे। तो अंशुमान सिंह किसके राज्य में थे? ये जो उस टाइम पे सीएम कौन थे? गहलोत जी थे। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए कभी कभी शहर का पूछा जाता है, कभी गांव का पूछा जाता है। 94 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था में गांव का जिक्र होता है? गांव का 243 जी का मतलब गांव होता है, 243 जी में गांव का जिक्र किया गया है। ठीक है, पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। तो विघटित पंचायती राज संस्था जो है वो धारा 44 के तहत, 94 के तहत आपकी क्या हो जाएंगे? पंचायती राज संस्था को विघटित किया जा सकता है। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो देखिए महाधिवक्ता की बात होती है 176, 177, 178, 175 की बात करते हैं। 176 में अभिभाषण आ जाता है। अभिभाषण किसका? राज्यपाल का। और वो अभिभाषण कहने के लिए वो विधानसभा में पेश करते हैं, वो 175 के अंदर आ जाता है। 177 और 178 के अंदर आपके अध्यक्ष आ जाएंगे।
किसके? विधानसभा के। और उपाध्यक्ष आ जाएंगे, उपाध्यक्ष आ जाएंगे। तो इसके अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है 178 में आ जाएंगे। 175 की बात करते हैं तो राज्यपाल अपना जो अभिभाषण कहता है वो उस अभिभाषण के बारे में लेटर देता है सभी लोगों को, और अभिभाषण 176 के तहत होता है। और 177 के तहत क्या हो जाएगा कि राज्य का महाधिवक्ता जो होगा वो राज्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेगा, देखेगा आराम से, लेकिन मत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मत नहीं करेगा, मत नहीं करेगा, बाकी देखेगा, कार्रवाई को भाग ले सकता है। तो मंत्री, विधान, मतलब जो भी आदमी भाग लेगा तो वो इसी के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? आर्टिकल 177 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरपीएससी ने नया क्वेश्चन बनाया है। उनको विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। किसको? विधानसभा के अंदर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, बिल्कुल उठाए जाते हैं। उनको वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे, उनको सुझाव नहीं दिए जाएंगे। वह उस विषय को निर्देश नहीं करेगा जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो, और उसका संबंध केवल एक मात्र, केवल और एक, जहां पे भी आरपीएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम में आ जाए तो उसको काट दिया करो, है ना। ओनली का नाम आती है, मांग से होगा नहीं, मांग होंगे तो इतने काम क्यों करेगा। तो आपका जो गलत होगा, गलत आपका 4 नंबर का जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्न में से कौन राजस्थान के आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर कार्यकाल अध्यक्ष नहीं रहे? कार्यवाहक, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। निम्न में से कौन राजस्थान के आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे? एसएस पाठक रहे थे, एचएन मीणा रहे थे, जीपी पिलानिया रहे थे और जोशी रहे थे। पिलानिया केवल इसके सदस्य रहे थे, सदस्य रहे थे। तो जो पिलानिया जो है वो इनके केवल सदस्य रहे थे, वो कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम समय के लिए कार्यकाल किसका सबसे कम समय के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की बात करते हैं तो नमो नारायण जी मीणा का रहा, आर.के. आकोदिया का रहा, बी.एल. जोशी का रहा, अमर सिंह जी का रहा। तो नमो नारायण जी मीणा है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा, 6 महीने से कम कार्यकाल इनका रहा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।